हम्म, तो अब हम लोग इस पार्ट में मतलब अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि ये यूपीटीजीटी के सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, डिटेल में है, और ये फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री दोनों का कॉमन टॉपिक है। तो इसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पहले टॉपिक देख लेते हैं, इतने टॉपिकों को पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एटॉमिक मॉडल देखेंगे, ठीक है। एटॉमिक मॉडल में कौन कौन सा मॉडल हमको देखना है, एक मिनट देख रहा है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मतलब परमाणु संरचना में पहले हम लोग देखेंगे एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल हमको 4 मॉडल पढ़ने हैं, कौन कौन से, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल और सोमरफील्ड मॉडल। थॉमसन मॉडल के कुछ और नाम है, जैसे जिसको तरबूजा मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको जस्ट डिस्कस किया जाएगा। देन रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल में जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको डिस्कस किया जाएगा। बोहर मॉडल को डिटेल में पढ़ा जाएगा। बोहर मॉडल में हम लोग क्या क्या देखेंगे, बोहर मॉडल में बोहर वेलोसिटी, बोहर एनर्जी, बोहर क्या बोलते हैं कि बोहर रेडियस आर इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम, इस पर न्यूमेरिकल देखा जाएगा, तीनों पे न्यूमेरिकल देखा जाएगा, ओके। तो ये बोहर मॉडल में देखेंगे। देन सोमरफील्ड मॉडल जिसमें 2 एक्सिस थी, इलिप्टिकल मॉडल था। सोमरफील्ड का जो मॉडल था वो कैसा था, इलिप्टिकल मॉडल था ये, ठीक है। इसमें एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है, ओके। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम लोग पर कवर करेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोटोप की डिफिनीशन, इसके एग्जांपल, ऐसे चारों की डिफिनीशन एग्जांपल। जैसे आइसोटोप में आता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ओके, 1H1, 1H2, 1H3। इसकी डिफिनीशन क्या है आइसोटोप की, जिसमें ऐसी स्पीशीज जिसके परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उससे बोलेंगे आइसोटोप यानी समस्थानिक। और आइसोबार क्या होता है, संभारिक क्या होता है, संभारिक का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज, ऐसे एटम जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो उसको बोलते हैं आइसोबार, ओके। ऐसे आइसोटोन होता है जिसमें न्यूट्रॉन समान हो, आइसो इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो। इन चारों की डेफिनेशन एग्जाम्पल डिटेल में बात होगी। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव क्या होता है, ईएम वेव जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें कौन कौन सी वेव आती हैं, ठीक है। इस पे 3 बात करेंगे, लैम्डा, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ठीक। आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा, इन तीनों का ऑर्डर बनाया जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, कॉस्मिक रे, गामा रे, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, विजिबल रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, थर्मल वेव, इन सब की एनर्जी का ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, वेवलेंथ का ऑर्डर बनाया जाएगा। और एक क्वेश्चन था टीईटी 2013 का, जस्ट मुझे याद है, क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी रे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग में नहीं आती है। तो अल्फा रे जो होता है, अल्फा जो किरण होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग में नहीं आती हैं। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे क्या, प्लांक क्वांटम थ्योरी। उसके बाद बोहर मॉडल तो डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या देखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो 6 सीरीज, वैसे 5 सीरीज है, कौन कौन सी, लाइमन है, लाइमन पढ़ेंगे। देन बामर है, लाइमन के बाद है बामर देखेंगे। पास्चन सीरीज देखेंगे। देन ब्रैकेट, पीफंड एंड लास्ट में एक हाफमान है, हाफमान सीरीज इन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 सीरीज डिटेल में पढ़नी है, ये एक भी पढ़ लिया जाएगा, कुछ है ज़्यादा खास नहीं है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जितने 6 सीरीज हैं, इन 6 सीरीज की बात होगी। डे ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, इसमें डे ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, ठीक है। एच जो है प्लांक कांस्टेंट है, पी मोमेंटम है, या h/m, इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखा जाएगा और ये फार्मूला देखा जाएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4π, इस पर न्यूमेरिकल किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कैसे आया है। देन क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से क्वांटम नंबर हमको पढ़ने हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एल से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट करते हैं जिसको, ठीक है, प्रिंसिपल, एजीमुथल। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m, और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर ये। इन चारों को डिटेल में देखेंगे और इस पर न्यूमेरिकल किया जाएगा। फिर लास्ट जो टॉपिक है एटॉमिक परमाणु संरचना का, वो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ रूल हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने के, जैसे हून रूल है, पाउली-चुर्सलो प्रिंसिपल है, अबाउ रूल है और n+cell रूल है। तो 4 रूल देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल में फिलिंग की जाती है। तो इतने टॉपिक हमको परमाणु संरचना में डिटेल में डिस्कस करने रहेंगे। तो आप कहीं से भी क्वेश्चन करेंगे, टीजीटी का करें चाहे पीजीटी का करें, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। बट हाँ, टॉपिक होने के बाद जो टॉपिक हो जाए उस टॉपिक का क्वेश्चन उठा के आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एटॉमिक मॉडल। अच्छा, ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एटम,
तो आप यही बताओगे मैक्सिमम लोग कि वो एटम क्या होता है। एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन ये क्या करते रहते हैं, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बट ये अभी एटम की बेसिक डेफिनेशन ये नहीं है। ओके, एटम के बारे में सब फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन डाल्टन ने बात किया था। ये तो बीच में आ जाएगा जब हम लोग मॉडल की बात करेंगे, वहाँ पे एक मॉडल है एटम का। ओके, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज द एटम, तो एटम क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आई होप दिख रहा हो। ओके, तो व्हाट इज द एटम, व्हाट इज द एटम। तो एटम क्या है, ग्रीक वर्ड से बना। एटम एक ग्रीक वर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखना, एटम एक ग्रीक वर्ड है। ठीक, अब एटम का मतलब होता है कि इंडिविजिबल। एटम मीन्स इंडिविजिबल, इंडिविजिबल, इंडिविजिबल मीन्स एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, डू नॉट डिवाइड। और एक चीज़ और एटम होती है, एटम इंडेक्सट्राइबल होता है। अभी कुछ जब डाल्टन टंग थे देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको बेसिक डाल्टन की बात करनी, क्योंकि डाल्टन ने ही फर्स्ट ऑफ ऑल एटम के बारे में बोला था। तो जॉन डाल्टन गिव द एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी को बोला गया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, DAT, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके कुछ स्टेटमेंट है जो कि मेमोराइज होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाल्टन ने एक बार और चीज़ बोला था, मतलब DAT में नहीं बोला था, वैसे नॉर्मली, कि ऑल मैटर, जितने भी मैटर होते हैं, ऑल मैटर, एक मिनट, ऑल मैटर, जितने भी मैटर होते हैं किससे बने होते हैं, कंपोस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, या स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल बोले ज़्यादा बेटर होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल रहेगा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको बोलते हैं एटम। अब यहाँ पे DAT की बात करेंगे, जॉन डाल्टन थ्योरी की बात करेंगे। DAT में पहला स्टेटमेंट यही था, जितने भी एलिमेंट होते हैं, ईच एलिमेंट, नॉर्मल सी बात है, जितने भी एलिमेंट हैं स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो जितने भी एटम होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, या जितने भी एलिमेंट होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको बोलते हैं एटम बोलते हैं। सेकेंड, एटम आर इंडेक्सट्राइबल, ठीक है, इंडेक्सट्राइबल का मतलब नाइदर बी एटम मीन्स एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट है, एटम आर इंडिविजिबल। ओके, तो ये कुछ DAT के स्टेटमेंट थे जो कि मेमोराइज होने चाहिए। एक मिनट दिख रहा है, ओके सही है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसको डिलीट करता हूँ जरा। एटम क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। एटम इंडेक्सट्राइबल होता है, मीन्स एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। और जितने भी एलिमेंट होते हैं, ईच एलिमेंट है ऑल मैटर कंपोज्ड ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड द एटम। जॉन डाल्टन ने एटम थ्योरी दिया था। और एटम कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। एटम एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और एटम का मतलब दो वर्ड याद रखना है, क्या क्या, इंडिविजुअल और इंडेक्सट्राइबल। बस ये हो गया एटम के बारे में। अब आते हैं हम एटॉमिक मॉडल पर, ठीक है। एटॉमिक मॉडल एक बार चेक कर लेते हैं कैमरा पहले। ओके सेट है, ओके सही है। एटॉमिक मॉडल पे, ठीक। एटॉमिक मॉडल पे जब फर्स्ट मॉडल दिया गया था, ये क्वेश्चन भी है कि पहला मॉडल कौन था। पहला मॉडल जो था वो थॉमसन का मॉडल था, जिसको बोला जाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो पहला मॉडल जो टाइम परमाणु का मॉडल दिया गया था, वो दिया गया था थॉमसन के द्वारा। इसको बोला जाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। दिया कब गया था, 1904 में। सन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए। ओके, इसका और नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को ही बोलते हैं क्या, ब्लैक से लिखते हैं,
इसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, इसी का नाम है तरबूजा मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, तरबूजा मॉडल, या इसी को एक और नाम से जानते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या इसी का एक नाम और है, 4 तो नाम ही हो गए इसके, रेजिन पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल। ये 4 नाम इसके हो गए थॉमसन मॉडल के, ये चारों नाम मेमोराइज होने चाहिए। अब इसमें क्या बोला था, कुछ नहीं बोला गया था। जो तरबूजा होता है, तरबूजा में जो लाल लाल जो होते हैं मतलब रेड कलर के जो फ्रूट होते हैं वो होता है उनका मतलब थॉमसन के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव चार्ज है। उसमें जो ब्लैक ब्लैक सीड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है जो कि यूनिफॉर्मली, लेस यूनिफॉर्मली या मोर यूनिफॉर्मली उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा थॉमसन का मॉडल था, ऐसा थॉमसन ने बोला था मतलब अपने मॉडल में, इस वाटरमेलन मॉडल में क्या था। जैसे तरबूजा है, तरबूजा में जो ब्लैक ब्लैक के सीड थे उनको उन्होंने बोला था ये इलेक्ट्रॉन है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मोर और लेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उस पर जो रेड कलर का फ्रूट है वो पॉजिटिव चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये रेड कलर का जो फ्रूट रहा है उसमें ये समझ लो वो क्या था, पॉजिटिव चार्ज है वो। ओके, तो ये जो हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे जो ओके, और ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज या स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया ये। और इसमें जो सीड है ब्लैक ब्लैक वो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यही बस था वाटरमेलन मॉडल या थॉमसन मॉडल। तो इसमें हम लिखें, आई होप कि दिखेगा, हाँ ओके। थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल प्रपोज्ड, क्या प्रपोज किया था थॉमसन मॉडल ने, एटम, जो एटम होता है उसमें 2 चीज़ होती हैं। एक तो एटम जो होता है कंसिस्ट होता है यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक तो पॉजिटिव चार्ज से जो कि कंसिस्ट होता है कहाँ, यूनिफॉर्म स्फीयर, पूरे यूनिफॉर्म स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिफॉर्म स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज होता है। और ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मोर और इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सिंपल सा ही है कि तरबूजा आप देखो, उसको तोड़ो या काटो तो उसमें जो ब्लैक सीड है वो इलेक्ट्रॉन है, और उसमें जो रेड कलर का फ्रूट है वो यूनिफॉर्म स्फीयर यानी यूनिफॉर्म स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है, बस। ओके, तो इतना इनका मतलब वाटरमेलन मॉडल या थॉमसन मॉडल इतना इनका बोलना था बस, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। आगे इनका ड्रॉबैक देखते हैं जरा सा, ये मेमोराइज हो गया ना, क्या है, पहले तो 4 नाम याद होने चाहिए। क्या क्या नाम था थॉमसन मॉडल का, और क्या नाम है, वाटरमेलन मॉडल यानी तरबूजा मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल और रेजिन पुडिंग मॉडल। उसके बाद इसमें बोला गया था थॉमसन मॉडल में एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली। तो ये चीज़ हो गया। क्या इनका स्टेटमेंट था, ये नहीं पूछेगा हाँ पहला मॉडल किसने दिया था एटॉमिक मॉडल, ये पूछता है थॉमसन ने दिया था, इसका दूसरा नाम क्या है, रेजिन पुडिंग मॉडल है इसका नाम, तो ये हो गया इसका नाम रेजिन पुडिंग मॉडल हो गया। और क्या नाम है इसका, प्लम पुडिंग मॉडल है या वाटरमेलन मॉडल है, थॉमसन मॉडल इसको बोलते हैं। तो ये हो गया एटॉमिक। इसका ड्रॉबैक भी कुछ है, ओके। तो इसका ड्रॉबैक देख लेते हैं जरा, क्या ड्रॉबैक है, तो इसका ड्रॉबैक देखते हैं जरा। ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, इनका तो पहला ये मेन ड्रॉबैक यही है कि उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो थॉमसन मॉडल था ये वाला मॉडल क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक। सेकेंड इनका ड्रॉबैक था मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिफ्लेक्शन इन्होंने नहीं बता पाया, मतलब कि ये स्टैटिक मॉडल होता है, ये स्टैटिक मॉडल था जबकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता रहता है। तो ये सेकंड इसका ड्रॉबैक था, ओके।
तो ये इनके एक दो ड्रॉबैक हैं। मेन ड्रॉबैक कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और सेकंड ये कैसा मॉडल था, ये स्टैटिक मॉडल था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये हो गया थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक, और थॉमसन मॉडल का जो और नाम थे उसका क्या उसमें स्टेटमेंट था। अब आते हैं सेकंड मॉडल यानी रदरफोर्ड मॉडल पे। ओके, सेकंड जो मॉडल था टाइम मॉडल वो था रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल, इसका भी एक और नाम है, इसी को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, ठीक। अब इस मॉडल को देखने के पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, जिसको बोला गया था क्या, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसको याद देखते हैं पहले, ठीक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सोर्स क्या क्या लिया था। तो सोर्स उनके पास जो था अल्फा रे का एक सोर्स था जो अल्फा रे इमिट करता था। तो पहले यहाँ पे इनको देखते हैं सोर्स, और मतलब पूरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका पहले सेट टाइप एक बनाते हैं। तो यहाँ पे सोर्स अल्फा रे का एक सोर्स है, मतलब ऐसा है कुछ जिससे अल्फा रे इमिट होगा। यहाँ से अल्फा रे क्या होगा, एक क्यूब है, मतलब सोर्स ऑफ अल्फा रे, सिंपल सा सोर्स ऑफ अल्फा रे है, मीन्स यहाँ से अल्फा रे इमिट होगा, ठीक। यहाँ से अल्फा रे इमिट होगा, और फिर यहाँ पे एक स्लेट रखी गई थी, लेड की प्लेट। तो ये एक यहाँ पे एक लेड की प्लेट है, यहाँ पे थोड़ा सा एक पोर बना दिया जाएगा ताकि यहाँ से अल्फा रे जो है पास हो सके। तो यहाँ पे एक पोर है, और ये किसकी प्लेट है, लेड की प्लेट है, ये लेड की प्लेट है। अब यहाँ पे एक गोल्ड थिन पतली सी गोल्ड की फाइल है, मतलब पतली सोने की पन्नी, एकदम पतली सी गोल्ड फाइल है यहाँ पे, पतली सी, एक मिनट, ये रही पतली सी गोल्ड फाइल, ठीक, पतली सी ये गोल्ड फाइल रही। ओके, अब अल्फा रे यहाँ से निकलेगा, इससे पार होगा। अब यहाँ पे जाके, ठीक, एक मिनट, ठीक है, ये जो सर्कुलर दिख रहा है ना, ये जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन है, ठीक है, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जो कि जिंक सल्फाइड की बनी होती है। तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है जो कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। ओके, गोल्ड फाइल यहाँ पे बीच में रखा गया है, थिन गोल्ड फाइल, ये इस जो जिंक सल्फाइड की सर्कुलर स्क्रीन है इसके बीच में ये थिन गोल्ड फाइल रखा गया है, थिन गोल्ड फाइल, पतली सोने की पन्नी है ये, यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे जैसे अल्फा रे गिरेगी इस थिन गोल्ड फाइल पे, ठीक है, तो ओके, तो मैक्सिमम जो होती है वो स्ट्रेट लाइन पे चली जाती है, मैक्सिमम अल्फा रे सीधे जो है पार कर जाती हैं गोल्ड फाइल को, ठीक है। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाती हैं, और कुछ ऐसी अल्फा रे होती हैं जो कि क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी कि कुछ एंगल से घूम जाती हैं ऐसे, और कुछ एक ऐसी होती हैं जो स्ट्रेट बैक फॉरवर्ड 180 डिग्री पे मूव कर जाती हैं, मैक्सिमम सीधे चली गई। कुछ ऐसी हैं कि जो डिफ्लेक्ट कर गई, कुछ स्मॉल एंगल से डिविएट कर गई या डिफ्लेक्ट कर गई, इधर ऐसे हो गई। और मैक्सिमम कुछ एक, मतलब अगर 20,000 अल्फा रे हैं, 20,000 अल्फा पार्टिकल है, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल अल्फा रे 180 डिग्री से बैक हो जाती है, वापस आ जाती है। तो ये चीज़ था इसका। अब इस एक्सपेरिमेंट का मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखूँगा। ऑब्जर्वेशन क्या किया इस रदरफोर्ड ने, इस एक्सपेरिमेंट को करके उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया, पहली चीज़ कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चली गई, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे गई, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधे पार हो गए, 99% बोल सकते हैं। सेकेंड इनका कंक्लूजन था एक्सपेरिमेंट का, फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट विथ स्मॉल एंगल। और थर्ड कंक्लूजन था, ये कंक्लूजन से भी क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी में, वेरी फ्यू, ध्यान देना है, वेरी फ्यू यहाँ पे बोला जा रहा है,
वेरी फ्यू अबाउट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट 1 in 20,000, कहते हैं, ठीक है, अबाउट इन 20,000 डिफ्लेक्ट बैक, ठीक, ओके, डिफ्लेक्ट बैक इंटू 180 डिग्री। मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसी थी, वेरी फ्यू, यहाँ पर पूरा लिखते हैं, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से वापस आ जाती हैं। पूछा था कि टीजीटी में कि ईवी 14 फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन जाती हैं, या मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हो जाती हैं, फ्यू अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से बैक हो जाती हैं। तो आपको ध्यान देना, फ्यू अल्फा पार्टिकल नहीं, वेरी फ्यू का मतलब 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो 180 डिग्री से वापस आता है। बाकी फ्यू अल्फा पार्टिकल अगर लगा रहा है, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो डिफ्लेक्ट होते हैं स्मॉल एंगल से। स्मॉल एंगल का मतलब सीधे नहीं जाएंगे, थोड़े से डेविएट हो जाएंगे, थोड़े एंगल से। और मोस्ट ऑफ द कैसे जाते हैं, मोस्ट ऑफ तो स्ट्रेट लाइन पे चले जाते हैं, मतलब सीधे पार कर जाएंगे। ये मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल का हो गया, मोस्ट अल्फा ऐसे जाएंगे, फ्यू अल्फा स्मॉल एंगल से डेविएट होंगे, और वेरी फ्यू मतलब 20,000 में से सिर्फ एक ही 180 डिग्री से, ऐसे 180 डिग्री से ये बैक हो रहे हैं। तो ये चीज़ कंक्लूजन ध्यान देना है इनका, सॉरी ऑब्जर्वेशन ध्यान देना है। एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या था, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के तीनों स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं एक्सपेरिमेंट का, सॉरी ऑब्जर्वेशन हो चुका ना, ऑब्जर्वेशन के बाद, हाँ कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन देखते हैं। इसको मिटाते हैं, ओके, तो इसको मिटाते हैं पहले, फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं, मिटाते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, उसमें क्या लिया गया था, एक अल्फा रे सोर्स लिया गया था, वहाँ से अल्फा रे निकली, बीटा लेड प्लेट लगी थी, अल्फा रे गई कहाँ पे, थिन गोल्ड फाइल पे, वहाँ पे जब गिरी वहाँ से कुछ नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन चली गई गोल्ड फाइल को पार करते हुए, उसमें से फ्यू अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हो गई, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है 180 डिग्री से बैक हो गई। ये था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन, ओके। ये जो ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गई, फ्यू अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हो गई, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है 180 डिग्री से बैक हो गई। तो ये था। अब आते हैं इनके रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के किसमें, कंक्लूजन पे। वो तो ऑब्जर्वेशन था, अब कंक्लूजन पे आते हैं, ओके। तो कंक्लूजन इनका क्या था, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन निकला, ऑब्जर्वेशन तो हो गया, कंक्लूजन जरा देख लेते हैं। कंक्लूजन ये था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। पहला कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है एटम का, मोस्ट ऑफ स्पेस जो एटम में होता है वो कैसा होता है, इम्पटी होता है। इम्पटी है तभी तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम और इम्पटी, ठीक, तभी क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इम्पटी है तभी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन। तो मोस्ट ऑफ स्पेस जो एटम का होता है वो कैसा होता है, इम्पटी होता है, ओके। सेकंड कंक्लूजन क्या था, फ्यू पॉजिटिव, चूँकि अल्फा पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल होता है ना, तो फ्यू पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट भी हो रहा था, ठीक है, डिफ्लेक्ट भी हो रहा था। इसका मतलब एटम के पास, ठीक है, कुछ ऐसा है जो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है, ठीक है, रिपेल कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज एटम के पास है, बट एटम हैव पॉजिटिव चार्ज, जैसा थॉमसन बोल रहे थे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द एटम, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, फ्यू पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल ना डिफ्लेक्ट हो गए, टोटल के टोटल अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते, बट फ्यू ही है। एटम के पास तो है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फ्यू पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है।
तो तभी कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये चीज़ हो गया। थर्ड कंक्लूजन था इनका कि जो एटम की साइज होती है और जो न्यूक्लियस की साइज होती है, न्यूक्लियस की साइज, यहाँ पे डाटा लिख देते हैं, न्यूक्लियस की साइज याद होना चाहिए। न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है, और जो एटम की साइज होती है, एटम की साइज होती है वो कितनी होती है मीटर में, 10⁻10 मीटर होती है। तो एटम की साइज बड़ी है और न्यूक्लियस की साइज छोटी है। ठीक है। तो ये चीज़ इनका कंक्लूजन था। तो एक बार कंक्लूजन फिर से देख लेते हैं। कंक्लूजन इनका था, पहला कंक्लूजन कि मोस्ट ऑफ स्पेस जो एटम का होता है वो इम्पटिव होता है। इम्पटिव होता है मतलब तभी तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। सेकंड कंक्लूजन था कि एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये ना जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी अल्फा पार्टिकल जो था वो स्मॉल अल्फा पार्टिकल या फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है स्मॉल एंगल से डिविएट हो रहे थे। और थर्ड कंक्लूजन था जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो 10⁻15 होती है, और जबकि एटम की साइज 10⁻10 मीटर होती है, यानी एटम की साइज बड़ी है, न्यूक्लियस की साइज छोटी है। तो ये चीज़ हो गई। अब इस कंक्लूजन के बेसिस पर, इस कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने मॉडल जो दिया था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ओके, उसको, तो इस कंक्लूजन के बेसिस पे क्या दिया गया था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें क्या बोला गया था, ओके। तो इस मॉडल की बात करें अगर, तो पहला यही था कि एटम के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, वो कौन सा रीजन है, वो न्यूक्लियस है, या नहीं, एटम का वो क्या है, न्यूक्लियस है, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग है। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है, इसके सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वेरी हाई स्पीड से, और एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। उस सर्कुलर, यहाँ पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड, विथ वेरी हाई स्पीड in circular path called ऑर्बिट्स। और जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो एक फोर्स होता है, इन दोनों को जो बांधे रखता है जो फोर्स, इस फोर्स को बोला था रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिगर से। जैसे रदरफोर्ड का मॉडल ये था कि मान लीजिए एटम है, एटम के सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रॉन भी जो कि न्यूट्रल है। उसके बाद इसके सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके बीच में जो फोर्स होता है एक दूसरे से बंधे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। जो हम लोग बोलते हैं कि एटम के पास, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये किसका मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था, इन्होंने रदरफोर्ड के द्वारा ये बोला गया था। ओके, तो चलिए ये चीज़ हो गया, रदरफोर्ड का भी हो गया। लेकिन इनका भी क्या है, कुछ चीज़ें और डाटा इनका देख लेते हैं। अब इनका भी ड्रॉबैक देख लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल का। इनका अगर ड्रॉबैक देखें हम रदरफोर्ड मॉडल का, तो इनका भी वही मॉडल, रदरफोर्ड ने भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। तो ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक यही था, कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने भी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, इनका भी मॉडल फेल हो गया एटम को स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो ये चीज़ इनका यहाँ पे फेल हो जाता है। चलिए कुछ चीज़ें जो फंडामेंटल चीज़ें छूट गई थी वो भी पूछता है एक्चुअली 9th-10th में, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, आई होप कि पता भी होगा सबको, ये वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। एटॉमिक कुछ बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे,
एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी डाल्टन टाइम थ्योरी की बात हो गई। इसमें जैसे एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, एटम के पास जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल या इसी को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल इसी को बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी हमने देख भी लिया न्यूक्लियस के पास क्या है, अगर एक एटम है तो न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। ये फंडामेंटल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अगर पूछता है तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था, थॉमसन ने किया था। किसने, थॉमसन ने। और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। किसी किसी में बुक में गोल्डस्टीन भी दिया है बट रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। इसके लिए इलेक्ट्रिक है ईंटा पर नाचे, ये सबको पता भी होगा, ईंटा पर नाचे, यहाँ से आप लोग याद भी पूछा है तो इसलिए। अब इस पर चार्ज क्या होता है, किसका चार्ज ज़्यादा होता है, और इसका ऑर्डर पूछ सकता है, चार्ज और मास दोनों का। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ज़रा सा, ये तो बेसिक चीज़ थी। यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं एक चार्ज बनाता हूँ फंडामेंटल पार्टिकल का, फिर से लिखता हूँ फंडामेंटल पार्टिकल। यहाँ पे लिखूँगा इसका नेम, यहाँ पे सिंबल, इसके बाद इसका चार्ज यहाँ पे लिखूँगा क्यों, मैं पूरा लिखता हूँ चार्ज लिखूँगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मास लिखेंगे, ठीक। उसके बाद मास किस में लिखेंगे, लेकिन केजी में, ए में भी होता है मास, तो ठीक है यहाँ पे ए में इतना ही लिखते हैं, सिंबल चार्ज, ओके। पहले तो नेम इलेक्ट्रॉन, ओके दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई। देन प्रोटॉन का सिंबल होता है पी। न्यूट्रॉन, इसका सिंबल होता है एन, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस में 1.6 गुणा 10 - 19 कूलाम, माइनस में 1.6 गुणा 10 - 19 कूलाम, ठीक है। इसका होता है पॉजिटिव में 1.6 गुणा 10 - 19 कूलाम। लगभग दोनों का चार्ज देखो बराबर है, इसका बस साइन का अंतर है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, प्रोटॉन में पॉजिटिव है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। अब मास अगर इसका देखें केजी में, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुणा 10 - 31 किलोग्राम, जबकि प्रोटॉन का मास होता है 1.67 गुणा 10 - 27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 गुणा 10 - 27 किलोग्राम। बट यहाँ पे गलती हो जाएगी, कब गलती होगी मैं बताता हूँ अभी। अगर इतना याद रखोगे तो गलती हो जाएगी। जब पूछेगा ऑर्डर ऑफ मास, बताइए किस मतलब करेक्ट ऑर्डर ऑफ मास, ऑप्शन दे देगा ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन मास ऑफ प्रोटॉन, देन मास ऑफ न्यूट्रॉन, दे देगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ क्या प्रोटॉन, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा अगर ऑप्शन देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे करने के लिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा मोर करेक्ट याद करते हैं, ठीक है। मेरा मिटाने वाला कहाँ गया, इसको ज़्यादा करेक्ट याद करते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा से और एक डिजिट बढ़ाते हैं। तो इसका एग्जैक्ट जो मास था 1.676262 गुणा 10 - 27 kg होता है। और इसका जो होता है न्यूट्रॉन का 1.67493 गुणा 10 - 27 होता है। अब क्लियर कट पता चल रहा होगा, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा है प्रोटॉन के, और सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है। तो ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ मास, जो मास का ऑर्डर बनेगा, सबसे ज़्यादा किसका मास है, सबसे ज़्यादा मास है न्यूट्रॉन का, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन है, सबसे कम मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये हो जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है। तो यह ध्यान देना है। और अगर चार्ज पूछे तो चार्ज तो मैंने ये बता दिया, इतना 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 चार्ज है, ठीक है। तो जट सिंपल ऐसा ये हो गया। डिस्कवरी पता ही है, ईटा पर नाचे, चार्ज भी पता हो गया, सिंबल भी पता हो गया, और मास का ऑर्डर भी पता हो गया। तो इसमें इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोबार और आइसो न्यूट्रॉन पे। हाँ, इसका कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक मिनट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहला परमाणु बल किसने दिया था, तो थॉमसन ने दिया था, सिंपल सा है।
ओके, अब कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे। सम अदर पॉइंट, ठीक, जैसे कि टेबल, कुछ पार्टिकल, उसके डिस्कवरर के नाम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के तो हो गए। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा। डिस्कवरी, डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ था? इलेक्ट्रॉन थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। दूसरा प्रोटॉन, तो किसी किसी बुक में तो रदरफोर्ड होता है, किसी किसी बुक में, सॉरी चैडविक नहीं, गोल्डस्टीन होता है। गोल्ड स्टीन। उसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी, चैडविक ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के थॉमसन ने, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने, क्योंकि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस एटॉमिक मॉडल दिया था। एटम की डाल्टन ने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने ही दिया था, एटम की डाल्टन ने। उसके बाद एक कैथोड रे होती है, इस पर थोड़ा सा बात करनी है अभी। कैथोड रे की डिस्कवरी किसने की थी? विलियम क्रुक्स ने, विलियम क्रुक्स ने की थी। और ई बाई एम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का किसने दिया था? चार्ज बाई मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉमसन ने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है। जे थॉमसन ने दिया था। और इसका वैल्यू कितना होता है ई बाई एम एफ इलेक्ट्रॉन का? 1.75, 1.758820 गुणे 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। ये ई बाई एम किसका है? इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम का मान है 10⁻11 है, ठीक है। 10⁻11 केजी है ये, 10⁻11 केजी। 1.758820 गुणे 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, ये इलेक्ट्रॉन के लिए ई बाई एम का मान होता है। नेक्स्ट जो ध्यान देना है, पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने की थी, कभी कभी पूछ सकता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? मार्कर गड़बड़ हो गया, सही लिखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। और कुछ पढ़ी से मेसान की खोज युकावा ने की थी। मेसान की डिस्कवरी किसने की थी? युकावा ने की थी। और न्यूट्रिनो की पाउलिंग ने, एक न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है, न्यूट्रिनो पाउलिंग ने की थी, ओके। अब इसको जरा मिटाते हैं, फिर और लिखेंगे, ठीक। मार्कर सही है कि गड़बड़ हो गया? ओके, तो ये हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, मार्कर गड़बड़ हो गया, चलो। इसको मिटाते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन किसी किसी बुक में, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, न्यूक्लियस की किसने की थी? न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने की थी। एटम की जॉन डाल्टन ने की थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने दिया था। उसके बाद कैथोड की डिस्कवरी क्रुक्स ने किया था, विलियम क्रुक्स पूरा नाम है। ई बाई एम इलेक्ट्रॉन का क्या होता है?
1.758820 गुरुत्वाकर्षण 11 कूलम पर केजी होता है। और E/m जो है इलेक्ट्रॉन का किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। इधर पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी और मेसान की युकावा ने और न्यूट्रिनो की पाउलिंग ने की थी। तो ये चीज़ हो गया। अभी और कुछ है उसको भी मेमोराइज करना है, जरा सा कंटिन्यू लिखते हैं। एंटी प्रोटॉन की सेग्रे ने की थी। एंटी प्रोटॉन की सैग्रे, ठीक है, सैग्रे ने की थी। और नेक्स्ट है एनोड रे की गोल्डस्टीन ने की थी। एनोड रे से कैथोड रे है और से एनोड रे है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने एनोड रे की थी। एटॉमिक नंबर मोजले ने दिया था और E/m जो है प्रोटॉन का किसने दिया था, E/m प्रोटॉन का दिया था, इन्हीं गोल्डस्टीन ने ही दिया था, ठीक है। एटॉमिक नंबर अगर पूछे, एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी मोजले ने की थी। एटॉमिक नंबर किसने की थी, मोजले ने की थी। तो ये कुछ साइंटिस्टों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ हो गया, इसमें इतना करते हैं, ओके। आगे क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक में आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक डिस्कस किया जाएगा, उसका कुछ न्यूमेरिकल, ओके। थैंक यू। ठीक है, चलिए तभी हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। कहाँ तो देखिएगा यहाँ तक में एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। परमाणु संरचना में भी हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस पोर्शन में बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, की, ओके। तो उसके पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, उसका सेटअप बनाते हैं, फिर उसके हेल्प से देखेंगे कैथोड रे का जो करेक्टरिस्टिक है, और कैथोड रे को ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ऐसा। तो ये प्रूफ किया था किसने, जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब था, वो एक्सपेरिमेंट किसने शुरू किया था, फैराडे ने किया था, ठीक है। पहले सेटअप बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कैथोड, ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि एक ग्लास का बना होता है, इसमें 2 प्लेट लगी होती हैं, एक कैथोड की प्लेट होती है, एक एनोड की प्लेट होती है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ठीक है, इसमें 2 पीस मिडल का होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड और एक एनोड। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड हो गया और ये हो गया वैक्यूम, ग्लास का बना हुआ है, यहाँ पे 2 मेटल के इलेक्ट्रोड है, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इसको ये कि हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया गया। यहाँ पे एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया गया। ये नेगेटिव चार्ज हो गया कैथोड रे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हो गया एनोड रे, ठीक है। ये हो गया एनोड इलेक्ट्रोड, रे नहीं बोलेंगे अभी, एक कैथोड इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक। और ये हो गया वैक्यूम पंप, ऐसा हुआ। अब क्या देखा गया, जब यहाँ पे वोल्टेज दिया गया, यहाँ पे हाई वोल्टेज का कोई सोर्स है, जब वोल्टेज दिया गया तो करंट किधर से किधर गई, करंट गई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो हुई। तो इससे क्या पता चला, जो कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर करंट किधर से किधर मूव हो रही है, कैथोड टू एनोड मूव हो रही है, ओके, कैथोड टू। अच्छा, यहाँ पे हाई वोल्टेज एंड जो प्रेशर रखा गया लो प्रेशर भी है, एक सब जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है कंडीशन है हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब पूरा सेटअप ग्लास का है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड का एक एनोड का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इसमें जब हाई वोल्टेज पास किया गया, मतलब वोल्टेज दिया गया, तो करंट फ्लो है किधर से किधर, इधर से इधर, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स कैथोड टू एनोड करंट पास हुई, ओके। अब यहाँ पे एक हम दूसरा आंसर बनाएंगे ताकि ये पता चल सके कि कौन सी रे है, मतलब कैथोड रे कि एनोड रे है, ठीक है। क्योंकि कैथोड रे क्या होती है, इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती है,
ओके, एक मिनट। तो यहाँ एनोड जो है, एनोड का जो इलेक्ट्रोड है इसके पीछे हम क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे किसकी, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल की जिसका नाम है जिंक सल्फाइड। तो यहाँ जिंक सल्फाइड की हम क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे, ZnS की कोटिंग कर देंगे। जब ZnS की कोटिंग करेंगे तो जैसे कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब कैथोड रे कैथोड से एनोड की तरफ आएगी, एनोड प्लेट पे पड़ेगी और इस ZnS जिंक सल्फाइड कोटिंग मटेरियल यानी जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है इस पर पड़ेगी तो चमकने लगेगा। तो इससे कन्फर्म हो जाता है हाँ कैथोड रे है। अब कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे कैथोड रे की। ओके, ठीक है, पहले सेटअप के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। फैराडे जो थे, ठीक है, फैराडे का क्या था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब था। ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, यानी कि कैथोड रे डिस्चार्ज का ट्यूब एक्सपेरिमेंटों में बहुत किया जाता था। तो ये किसका बना होता था, ग्लास का। ग्लास का बना होता था, इसमें 2 पीस मेटल था, एक 2 पीस मेटल था जो कि इलेक्ट्रोड था, मतलब एक कैथोड था एक एनोड था। ये 2 बात हो चुकी है, ठीक है। और इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता था, ये सब मतलब स्किप भी कर सकते हो, कुछ है नहीं ज़्यादा खास। सफिशिएंट हाई वोल्टेज, बट कुछ छोड़ना नहीं है। सफिशिएंट हाई वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द ट्यूब। कहाँ से कहाँ जाएगी, मतलब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो होगी। अच्छा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कैथोड रे पार्टिकल जो होता है किधर से किधर फ्लो करता है, कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्ट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। ये चीज़ हो गया, थोड़ा नीचे दिख रहा है, हाँ ओके, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक ऑफ द कैथोड रे, ठीक है। यहाँ पे कुछ करेक्टर जो कि मेमोराइज होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे। तो कैथोड रे कैसा होता है, ये कुछ चीज़ें हैं, अभी यहाँ पे लिखते हैं कैथोड रे के बारे में, ठीक है। कैथोड रे मूव किधर से किधर करती है, कैथोड रे मूव करती है कैथोड इलेक्ट्रोड टू एनोड इलेक्ट्रोड, कैथोड टू एनोड मूव करती है, मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, या बोल सकते हैं मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करती है। ये चीज़ हो गया। सेकंड पॉइंट हम कैथोड रे करेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं, कैथोड रे जो होता है वो क्या होता है, कैथोड रे इनविजिबल होता है या नॉट विजिबल होता है। अब जब दिखाई नहीं देगा तो इसका बिहेवियर हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसका बिहेवियर अगर हमको देखना है तो इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प से इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंट यानी जेड सल्फाइड की स्क्रीन की हेल्प से, ठीक है, ओके। और जो टेलीविज़न पिक्चर होती है, टेलीविज़न पिक्चर जो मतलब टीवी की पिक्चर होती है, टेलीविज़न पिक्चर, उसमें जो ट्यूब होता है टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब, वो भी कैथोड रे ट्यूब होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब में फ्लोरेसेंट टेलीविज़न की स्क्रीन पे फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग की जाती है, ओके। तो ये भी चीज़ ध्यान देना है। अब कैथोड रे अगर अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट है तो कैथोड रे क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। बट अगर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, अगर प्रेजेंट है तो कैथोड रे क्या हो जाएगी, कैथोड रे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रे बिहेवियर इसका सिमिलर टू किसके हो जाता है, नेगेटिव चार्ज के। कैथोड रे बिहेवियर सिमिलर टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो इसीलिए कैथोड रे को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन। किस पार्टिकल की तरह इसका बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह इसका बिहेवियर है। और लास्ट पॉइंट है कैथोड रे के बारे में, कैथोड रे होती है, कैथोड रे का करेक्टर नहीं मटेरियल इलेक्ट्रोड की, मतलब जो अभी जो फिगर था चला गया हो तो उसमें जो दो इलेक्ट्रोड थे कैथोड का एक एनोड का, वो किस मटेरियल का बना हुआ इस पर डिपेंड नहीं करती है। और जो वैक्यूम के अंदर जो गैस भरी होती है उस नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके। अब इसको मैं थोड़ा स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ। देखो
पहले क्या याद करना है करेक्टरिस्टिक स्टेप कैथोड रे में। कैथोड रे कैसा होता है, किधर से किधर मूव करता है, कैथोड टू एनोड की तरफ, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करता है कैथोड रे। ओके, उसके बाद कैथोड रे विजिबल होता है कि इनविजिबल, तो विजिबल नहीं होता, नॉट विजिबल। इसके बिहेवियर को अगर हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, तो किस मटेरियल की हेल्प से करेंगे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को कोटिंग कर देंगे तो इसके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कैथोड रे का। कैथोड रे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट है तो स्ट्रेट लाइन मूव करती है, स्ट्रेट लाइन मूव करेगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो कैथोड रे का जो बिहेवियर होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के सिमिलर होता है। ओके, तो ये चीज़ होगा कैथोड रे के बारे में। इसको थोड़ा स्टेटमेंट में देख लिया जाएगा। ओके, ये देखो स्टेटमेंट में हो गया है, अब इसको जरा सा ध्यान से देख लेते हैं। वही चीज़ें, कुछ नहीं है। कैथोड रे कैसे चलती है, कैथोड रे किधर से किधर जाती है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, कैथोड रे नॉट विजिबल होती है, और अगर इसका बिहेवियर हमको ऑब्जर्व करना है कैथोड रे का, तो किसकी हेल्प से करेंगे, हेल्प ऑफ द फ्लोरेसेंट या फास्फोरेसेंट मटेरियल, जो कि क्या होता है, जिंक सल्फाइड ZnS होता है। इस पर जब कैथोड रे गिरेगी तो क्या करेगी, ग्लो करेगी। थर्ड पॉइंट कैथोड रे के बारे में बात करना है। जो टेलीविजन पिक्चर होती है, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब, ये भी कैथोड रे ट्यूब होती है, और टेलीविजन पिक्चर जो बनती है ड्यू टू द फ्लोरेसेंट ऑन द टेलीविजन स्क्रीन पे, फ्लोरेसेंट जब बनता है तो टेलीविजन पिक्चर बनती है। तो ये चीज़ हो गया। और जो स्क्रीन होती है वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर एब्सेंट है कैथोड रे स्ट्रेट लाइन मूव करेगी, और अगर प्रेजेंस है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो कैथोड रे का बिहेवियर किसके सिमिलर होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के सिमिलर होगा। तो कैथोड रे किससे मिली होती है, किस टाइप के पार्टिकल से, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से या इलेक्ट्रॉन से। जो कैथोड रे का करेक्टर होता है इंपॉर्टेंट है। करेक्टर ऑफ द कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ द गैस। न ही मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है कैथोड रे का करेक्टर, न ही नेचर ऑफ गैस जो कि कैथोड रे ट्यूब में भरी हुई होती है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो कुछ कैथोड रे का करेक्टर हो गया। चलिए ठीक है, अब आते हैं जो जे थॉमसन ने E/M रेशियो निकाला था इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको देखते हैं जरा। चलिए, चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई जे थॉमसन। तो इन्होंने कैसे ये चीज़ अब निकाला था ये जरा सा देखते हैं। ठीक, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चीज़ है जो कैथोड रे का करेक्टर था। ओके, तो इसने कैसे ऑब्जर्व किया था थॉमसन ने, तो जे थॉमसन ने क्या किया था, थॉमसन ने वही कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप लिया था। ठीक है, तो उसके हेल्प से मेजर किया था चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। किसके हेल्प से, मतलब चार्ज बाई मास रेशियो इन्हें फाइंड आउट किया था किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, या कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, इस पर क्या अप्लाई किया था इन्होंने, कैथोड रे ट्यूब में जो अप्लाई किया था, दो चीज़ अप्लाई किया था, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड B। दो चीज़ अप्लाई किया था, और जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था उतना ज़्यादा डेविएशन हो रहा था। ठीक है, किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ जो मीन्स इनका ये बस था कैथोड डिस्चार्ज में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जब जितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा डेविएशन होगा, या चार्ज जितना ज़्यादा, मतलब जो पार्टिकल होगा उस पर चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उस पार्टिकल का डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, बट मास के इन्वर्सली होता है, अगर मास जितना ज़्यादा, ठीक है, डेविएशन उतना कम, मास जितना ज़्यादा डेविएशन उतना कम। मतलब अगर लाइटर मास है तो ग्रेटर डेविएशन होगा, और अगर बल्कि मास है तो क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा या डेविएशन होगा वो ग्रेटर ना होकर क्या हो जाएगा, लेसर डिफ्लेक्शन हो जाएगा पार्टिकल का। ये कुछ चीज़ें हैं, बट यहाँ से E/M का मान तो आया नहीं था। ये सब चीज़ें कुछ बस पता होनी चाहिए। अब E/M की वैल्यू रख के सीधा E/M का मान निकाल लेंगे, इसमें क्या करना है। तो
इलेक्ट्रॉन का ई कितना होता है और एम कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का ई होता है माइनस में 1.6 से 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम अपान मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। इसको आप अगर कट करोगे, ये माइनस लगा हुआ है, ये क्या बताता है, बस उस पर क्या चार्ज है, कैसा चार्ज, उसका नेचर बताता है, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व करोगे तो E/m का मान निकल के आ जाएगा 1.758820 गुणे 10⁻11 कूलम पर kg। ये E/m का वैल्यू निकल के आया था, ठीक। बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, E/m की वैल्यू पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। अब एक था R.A. मिलिकन साइंटिस्ट, ठीक है, वो भी ध्यान देना चाहिए। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या इसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये पूछ चुका है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने दिया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में ज़रा बात करेंगे। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये गिवन बाय R.A. मिलिकन्स। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट गिवन बाय, पहले तो यही पूछ चुका है किसने दिया था, R.A. मिलिकन ने दिया था, R.A. मिलिकन्स ने दिया था, ठीक है। अब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ क्या था, ये एक्सपेरिमेंट किस लिए किया गया था, तो ये एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ था डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे क्या आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या किया गया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया था। और ये किसने किया था, R.A. मिलिकन्स ने किया था। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना निकला इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो चार्ज पे जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज आया वो आया माइनस में 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। और किस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आया। किसने किया था, R.A. मिलिकन्स ने किया था। तो ये चीज़ ध्यान देना है। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन बाय द, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डिटरमाइन किया गया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ME, ये हुआ था डिटरमाइन बाय दोनों, मतलब जो चार्ज बाय मास रेशियो भी हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला है, E/m रेशियो और डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या है और E/m इलेक्ट्रॉन का क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चार्ज कितना है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। E/m कितना है 1.788820 गुणे 10⁻11 माइनस में नहीं 10⁻5 पॉजिटिव में 11 कूलम पर kg। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कूलम से कूलम कट जाएगा, ठीक है। ये kg नोट से ऊपर जाएगा kg में हो जाएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे ही कर लीजिए, एक तरीका इसका और है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। ये भी इलेक्ट्रॉन का आवेश ही तो है, ये भी हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 गुणे 10⁻31 kg। ये कूलम है, ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, ठीक। इस एक कट जाएगा, बचेगा क्या 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम, क्योंकि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपकी जैसी इच्छा वैसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो मेन इसमें क्या था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, किसने दिया था, R.A. मिलिकन्स ने दिया था। पर्पज क्या था इसका, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है इसको डिटरमाइन करना था। उस डिटरमाइन हो गया कितना 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकाला गया था, रूल तो यही है कि आप E/, मतलब चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो को डिवाइड करोगे तो आएगा 9.1 गुणे 10⁻31, चाहे आप डायरेक्ट करो चाहे ऐसे करो, ओके। तो ये चीज़ हो गया। की बात करेंगे कैनाल रे, ठीक, या यही होता है क्या, पॉजिटिव
चार्ज पार्टिकल। कैनाल रे में कंसिस्ट होता है कैसा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसका कुछ करेक्टर देखेंगे, करेक्टर्स। तो फर्स्ट इसका जो करेक्टर है कैनाल रे का, ठीक है। यहाँ पे दोनों का कंपेयर ही कर देते हैं, छोड़िए। यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले कैनाल रे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कैथोड रे, कैथोड रे। देखो कैथोड रे नेगेटिव चार्ज, इसमें कैसा होता है, कैनाल रे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, कैनाल रे कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। एक चीज़ तो ये पहला अंतर, बेसिक अंतर तो यही हो गया, ठीक है। अब कैनाल रे जो होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। जो कैथोड रे ट्यूब में जो गैस भरी होती है उस गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ गैस इन कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ओके। और जबकि जो कैथोड रे था डज नॉट या डू नॉट, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस इन कैथोड रे ट्यूब। फिगर बनाना है, कैथोड रे ट्यूब वही होगा जो पहले फिगर बना हुआ है, कोई मतलब नहीं है। तो बस इतना बेसिक है, दो ही डिफरेंट रहने देते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ये आ सकता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मतलब वैसे ही पॉइंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेशियो क्या होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेशियो 1/1,1837 होता है, ठीक है। अब अगर स्पीड में आ जाए, किसकी स्पीड ज़्यादा है, एनोड की कैथोड की, तो एनोड रे से ज़्यादा स्पीड में चलता है कैथोड रे, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए एनोड रे कैथोड रे में स्पीड का ऑर्डर, तो एनोड रे लो स्पीड से होगा, कैथोड रे काफ़ी फास्ट स्पीड से होगा, ठीक है। तो स्पीड का ऑर्डर हो जाएगा या वेलोसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और डिफ्लेक्शन का ऑर्डर भी यही होगा, स्पीड का भी ऑर्डर होगा यही, डिफ्लेक्शन का भी ऑर्डर होगा, डिफ्लेक्शन का भी ऑर्डर। एनोड रे उतना डिफ्लेक्ट नहीं करता है जितना कैथोड रे डिफ्लेक्ट करता है, जितना कैथोड रे डिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। अगर E/m कैथोड एनोड का पूछा जाए, E/m कैथोड का और E/m एनोड का, तो किसका ज़्यादा आएगा किसका कम। तो E/m जो है कैथोड का वो ज़्यादा आएगा, एनोड का कम आएगा। मतलब E/m स्पीड डिफ्लेक्शन तीनों का तीनों कैथोड रे का ज़्यादा है, एनोड का कम है। ये चीज़ हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक, ये चीज़ हो गया। बाकी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो ऑर्डर पता ही है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑर्डर है, और न्यूट्रॉन का रहेगा तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक ऑर्डर हो गए जो कि मेमोराइज होने चाहिए। तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रे। ओके, थैंक यू।